Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एओटिक आर्च के बारे में। आज का जो लेक्चर है हमारा कि एओटिक आर्च का अलग अलग क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफिकेशंस के अंदर कौन कौन से हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए सो दैट कि आज के जो लेक्चर का जो लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाते हैं तो आपको क्या है, अलग अलग कोर्सेज टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यानी जो आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम एओटिक आर्च के मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्लासेस के अंदर एओटिक आर्च का मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नाइटमेयर टाइप का एक टॉपिक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, सारी क्लासेस को क्या है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया है, जिससे कि ये जो याद करना होगा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं एओटिक आर्च, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा दूं सो दैट कि आप इजीली सारे लिंक एस्टैब्लिश कर पाओ। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया था एओटिक आर्च का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी एओटिक आर्च के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बना ही रखा है, तो एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिए। तो अगर हम एओटिक आर्च की बात करें तो एओटिक आर्च कैसे होता है कि जैसे सपोज करो ये गट है, ये गट ट्यूब है। गट ट्यूब के वेंट्रल पोजीशन पे, यहां पर वेंट्रल पोजीशन पे आपको क्या है, इस तरीके से एक अयोटा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल अयोटा। ठीक है, जस्ट पीछे की साइड, जस्ट इस गट के पीछे की साइड डॉर्सल साइड में आपको इस तरीके से दो और डॉर्सल अयोटी देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो डॉर्सल, ये आपका है वेंट्रल अयोटा, वेंट्रल एओटा, और ये आपका है डॉर्सल एओटा, डॉर्सल एओटा, या इसको हमने क्या नाम दिया था, लेटरल डॉर्सल एओटी भी बोला था, बट अभी हम इसको डॉर्सल एओटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो अब होगा क्या, वेंट्रल एओटा और डॉर्सल एओटा को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में इस तरीके से आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोटिक, इसी को हम एओटिक आर्च बोलते हैं। ठीक है, सो एओटिक आर्च बेसिकली क्या होता है, वेंट्रल एओटा को डॉर्सल एओटा से कनेक्ट करता है, और ये जितने भी एओटिक आर्च है ये जो फेरेंजियल आर्च है उसके थ्रू पास आउट होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो जनरली यहां से निकलने वाला जो एओटिक आर्च है ये आपके गिल्स के पास आउट होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि वेंट्रल एओटा से जो इस तरीके से एओटिक आर्च निकलता है उसका नाम हो जाता है आपका एफरेंट, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है गिल्स के पास। ठीक है, और फिर यहां से ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाता है, लेटरल डॉर्सल एओटा तक लेके जाता है। बाकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या है, जनरली हमारे नेक रीजन में टोटल 6 क्या होते हैं, फेरेंजियल गिलसिल्स होते हैं, इसलिए 6 आपका एओटिक आर्च भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एओटिक आर्च है टाइम टू टाइम, स्पीसीज टू स्पीसीज मॉडिफाई हो सकता है, एओटिक आर्चेस के नंबर बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने सिर्फ साइक्लोस्टोम से लेके डिप्नोई तक को ही इंक्लूड किया है। एम्फीबिया हो गया, उसके अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, तो उसको एक साथ अगर एक ही वीडियो में कवर करते तो मे भी हो सकता था आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम साइक्लोस्टोम से लेके डिप्नोई तक के बीच में कवर करेंगे, और जो से नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर बेसिकली क्या है, एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक सारा का सारा एओटिक आर्च के मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, साइक्लोस्टोम्स के अंदर एओर्टिक आर्च का मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या है इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना रखा है, जिसको आप आसानी से देख के एक ही झटके में इसको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहां पर लैम्प्रे या जिसको हम पेट्रोमाइजन भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो लैम्प्रे है इसको हम पेट्रोमाइजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्प्रे या पेट्रोमाइजन की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यहां पर 8 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च देखने को मिलता है। अभी मैंने बोला कि 6 ही पेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकते हैं। तो जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं जैसे लैम्प्रे या साइक्लोस्टोम्स की बात करें तो यहां पर आपको 8 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यहां पर टोटल कितने होंगे, 8 पेयर एओर्टिक आर्च होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और हर एक जो एओर्टिक आर्च है वो किस में डिवाइड होता है, आपका एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में, जो कि क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहां से, वेंट्रल एओर्टा से गिल्स तक लेके जाने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो एओर्टिक जो आर्च है वो डिवाइड होता है आपका इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये आपका है डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, बीच में इस तरीके से गिल मान लेते हैं और इधर की साइड ये मान लेते हैं वेंट्रल एओर्टा, इधर वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, ये वेंट्रल एओर्टा हो गया। तो अब होगा क्या यहां पर कि ये जो आपका एओर्टिक आर्च है, यहां से जो एओर्टिक आर्च निकलेगा, जो वेंट्रल एओर्टा से जो एओर्टिक आर्च निकलता है उसको हम नाम देते हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, बिकॉज ये क्या है, गिल्स को सप्लाई करता है और गिल्स के अंदर ये कौन सा ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी आ रहा है तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि ये जो आपका गिल्स है, गिल से फिर डॉर्सल एओर्टा तक, गिल से डॉर्सल एओर्टा तक एक दूसरी आर्टरी निकलती है और इसको हम बोलते हैं इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, ठीक है, और इसका काम क्या होगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एओर्टिक आर्च है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होगा एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और दूसरा क्या होता है, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। तो यही मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अब होगा क्या कि ये जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, ये जो आपके साइक्लोस्टोम या फिर लैम्प्रे की बात करें उसके अंदर ये किस तरीके से सप्लाई देते हैं उसको इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूं जिससे कि इस डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ये जो लाइन में खींच रहा हूं ये डॉर्सल एओर्टा है, इसको मैंने डीए से डिनोट कर दिया। ठीक है, नीचे ये आपका क्या हो गया, ये वेंट्रल एओर्टा हो गया, इसको वीए से डिनोट कर दिया। ठीक है, बीच में क्या है, आपके गिल्स हो गए, ये जो लाइन आपने खींची है ये क्या है, ये जो गोले गोले खींचे ये गिल्स हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, गिल्स हो जाएंगे। अब ये गिल्स के चारों तरफ क्या होता है, इस तरीके से गिल ब्रांच होता है जिसको हम हेमी ब्रांच बोलते हैं। ये जो रेड बनाया मैंने, इस रेड को हम क्या बोलते हैं, हेमी ब्रांच बोलते हैं, इसको हेमी ब्रांच बोलते हैं, जो कि गिल्स के चारों तरफ होता है या गिल्स के साइड में होता है, पूरी तरीके से कवर नहीं करता, साइड में होता है। ठीक है, सो अब होगा क्या, यहां पर ध्यान देना है कि जो अभी हमने यहां पे डॉर्सल एओर्टा से क्या निकलता है, इफरेंट। ठीक है, सो ये जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है वो आगे जाके ब्रांच हो जाती है, ब्रांचिंग होती है इसके अंदर, और ये ब्रांचिंग होके ये जो आपकी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है, आपके एंटीरियर वाला पार्ट है किसका, हेमी ब्रांच को। ठीक है, सेम एज अगर हम बात करें यहां पर, ये जो आपका ये वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा से क्या निकलता है, वेंट्रल एओर्टा से निकलेगा आपका एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, और ये भी क्या करेगा, आगे जाके ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग होने के बाद क्या है, ये गिल्स के हेमी ब्रांच को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से यहां पर सप्लाई होगा, यानी ये क्या है, इस तरीके से इसको सप्लाई करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी जो एडजेसेंट गिल के हेमी ब्रांचेस है उनको एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी सप्लाई करता है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहां पर लिख रखा है कि जो एओर्टिक आर्च है, ठीक है,
वो क्या करेगा, ब्रांचेस सेंड करता है किसको, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेमी ब्रांच ऑफ एडजेसेंट गिल पाउच। यानी जो एओर्टिक आर्च है, एओर्टिक आर्च से निकलने वाली जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है और या फिर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, वो गिल्स के हेमी ब्रांचेस को ब्लड सप्लाई करता है। तो इस डायग्राम को देखो यहाँ पे, ये आपका वेंट्रल एओर्टा हो गया, ये आपका डॉर्सल एओर्टा हो गया, ठीक है। यहां से ये जो निकल के आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। बीच में ये जो गोले गोले से स्ट्रक्चर दिख रहे हो इसको हम बोलते हैं गिल्स। ये क्या हो जाएगा आपका, गिल्स हो जाएगा। अब ये गिल्स के जो ये इस तरीके से सेमी लूनर शेप का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, या ये जो सिंपल सा सेमी सर्कल जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हेमी ब्रांच। ये क्या है आपका, हेमी ब्रांच। और हेमी ब्रांच किसका है, ये गिल्स का है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर कि जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है वो भी इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है वो भी इसको सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हेमी ब्रांच को, यानी आगे जाके जो इफरेंट और एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है वो गिल्स के हेमी ब्रांचेस को सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो आप बोल सकते हो कि एओर्टिक आर्च का मॉडिफिकेशन होता है साइक्लोस्टोम के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हमें क्या है, ये 3 पार्ट में आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए अब हमें क्या है, बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बुक में बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आती, बट अब इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो सारे पॉइंट्स क्या है बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। तो जनरली लैम्प्रे की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 8 पेयर एओर्टिक आर्च होता है और हर एक एओर्टिक आर्च को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। एफरेंट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगा, इफरेंट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये जो एफरेंट और इफरेंट है ये फर्दर आगे जाके क्या है, जो गिल्स के हेमी ब्रांच होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर हेमी ब्रांचेस हैं, उनको जाके ये दोनों सप्लाई करते हैं, ठीक है। और डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये जो पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर लेक्चर आप जाके हमारे एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से उसको फिर यहां से पढ़ सकते हो। तो नोट्स बनाने की भी आप कोई टेंशन नहीं है आपको, सिंपल यहां पे लेक्चर को अच्छे से समझिए और एप्लीकेशन से जाके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलास्मोब्रेंक्स की। अब इलास्मोब्रेंक्स के अंदर ना थोड़ी सी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं एओर्टिक आर्च के अंदर। अब क्या चेंजेस आते हैं पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। जनरली भी मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ये आपका डॉर्सल एओर्टा है, ये मान लेते हैं आपका वेंट्रल एओर्टा है, बीच में इस तरीके से ये आपका गिल्स हो गया, ठीक है। अब यहां से जो वेंट्रल एओर्टा से निकल के आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि वेंट्रल एओर्टा से निकलने वाला जो ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है उसका सिर्फ एक ही पार्ट निकलेगा, एक ही ब्रांच निकलता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि ये जो डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा से क्या होगा कि गिल्स से इस तरीके से यहां पे निकलता है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। लेकिन अगर हम बात करें इलास्मोब्रेंक्स के केस में तो यूजुअली अभी तक हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही निकलता है। एक एओर्टिक आर्च से क्या होगा, एक तो निकलेगा एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और दूसरा जो यहां से निकलेगा वो एक ही निकलेगा इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। लेकिन इलास्मोब्रेंक्स के केस में क्या होता है, यहां से इस तरीके से दो, यानी दो क्या होंगे, 1 पेयर आपके इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पर रखना, याद रखना है कि आपका जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है वो एक ही होता है, बट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलास्मोब्रेंक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको केवल 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च ही देखने को मिलता है। यूजुअली कितने होते हैं, 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च होते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर एओर्टिक आर्च देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेसिकली इसमें से तो सारे ही पॉइंट याद रखना है। तो यहां पर क्या है, 5 पेयर एओर्टिक आर्च देखने को मिलता है। यहां पे जो सबसे पहला वाला जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है आपका, जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च होता है वो डिसअपियर हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, और फर्स्ट पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च का नाम क्या होता है, मैंडिबुलर आर्च होता है, ठीक है। सो इलास्मोब्रेंक्स के अंदर जो फर्स्ट पेयर एओर्टिक आर्च है वो डिसअपियर हो जाता है, जिसका नाम आपका मैंडिबुलर आर्च होता है, ठीक है। सो मैंडिबुलर आर्च यहां पर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा कितना, 6 थे, 6 में से पहला डिसअपियर हो चुका है,
तो अब कितना बचा 5, यानी यहां पर आप बात कर सकते हो कि सेकंड एओर्टिक आर्च से लेके सिक्स्थ एओर्टिक आर्च तक यहां पर बचेगा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी टोटल इस तरीके से 5 पेयर्स आपके एओर्टिक आर्च यहां पर बचते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो 5 पेयर एओर्टिक आर्च बचते हैं वो बेसिकली ब्रेंकियल आर्टरी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 पेयर आपके एओर्टिक आर्च है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? ब्रेंकियल आर्टरी की फॉर्म में। और ये ब्रेंकियल आर्टरी कैसा होगा? यहां पर एक तो होगा एफरेंट और एक होगा इफरेंट। ठीक है, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, तो अब जनरली क्या है यहाँ पे, तो 5 पेयर ही सिर्फ और सिर्फ एओर्टिक आर्च बचे हैं, तो 5 पेयर से क्या निकलेंगे? सिर्फ 5 पेयर आपके एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि यहां पर जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है उसकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। ठीक है, और एफरेंट का काम क्या होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रल एओर्टा से कहां तक लेके जाता है? गिल्स तक लेके जाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट आता है इसके इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के केस में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से अगर मतलब गिल से क्या होता है, 2 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलती है। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर टोटल आपको 9 पेयर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट होगा कि यहां पर अगर 5 गिल पाउचेस हैं तो बेसिकली 10 होने चाहिए, तो 9 क्यों है? ठीक है, तो 9 का रीजन यहां पर यह है, आपको समझना होगा कि ये तो पहले पॉइंट याद रखना है कि जनरली ये जो आपके इलेस्मोब्रैंक्स होते हैं, इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर 5 एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होता है और 9 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होगा। अब ये 9 आते कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो 4 पेयर होते हैं, ठीक है, 4 पेयर से तो डायरेक्टली 2-2 निकलेंगे। ठीक है, जो 4 पेयर आपके एओर्टिक आर्चेज हैं तो 4 पेयर से तो 2-2 निकलेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 5वां वाला होता है, जो 5वां वाला गिल पाउचेज होता है, वहां से सिर्फ एक ही पेयर बेसिकली क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता है। तो जो 5th डेमी ब्रांच होता है गिल पाउचेस का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, यानी जो पहले 8 होते हैं वो तो 4 कंप्लीट लूप की वजह से बनेगा, लेकिन जो 9th वाला जो आर्टरी है वो क्या होगा? 5th गिल पाउच होगा उसके डेमी ब्रांच से ब्लड कलेक्ट करता है। यानी ये ध्यान रखना है कि 4 जो एओर्टिक आर्च है, जो 4 एओर्टिक आर्च है उससे तो 2-2 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलेगा, तो टोटल हो गया 8। लेकिन जो आपका 5th गिल पाउच है वहां से सिर्फ क्या है? एक ही ब्रांच आएगा और वो भी डेमी ब्रांच होता है जो कि ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि 5th वाले से सिर्फ एक ही आता है, यहां से 2 नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 9 ही होंगे, होने चाहिए थे 10 लेकिन होते कितने हैं? 9। तो इस पॉइंट को आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है कि ये जो वेंट्रल एओर्टा है ये आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, ये जो वेंट्रल एओर्टा आप देख रहे हो यहां पे, आगे जाके इसके अंदर 2 ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम इनोमिनेट आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इनोमिनेट आर्टरी है ये फर्दर आगे जाके बाइफरकेट होती है और बनाती है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो इस पॉइंट को आपको इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है कि इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर क्या होता है, जो वेंट्रल एओर्टा है आगे जाके बाइफरकेट हो जाएगा और बाइफरकेट होने के बाद ये क्या है? 2 ब्रांचेस बनाता है जिसको हम इनोमिनेट आर्टरी बोलते हैं। वो अगेन बाइफरकेट होके फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बनाता है। तो यहां से अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट वाला आप ये देख रहे हो यहां पे जो वेंट्रल एओर्टा है ये इस तरीके से बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, बाइफरकेट होगा तो इसको इनोमिनेट आर्टरी बोलते हैं। ये फर्दर जाके क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ ब्रेंकियल आर्टरी, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसका? इलेस्मोब्रैंक के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। इलेस्मोब्रैंक्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट पेयर वाला जो एओर्टिक आर्च होता है वो एब्सेंट होता है, यानी जो मैंडिबुलर आर्च होता है वो एब्सेंट होता है। तो जब वो एब्सेंट हो जाएगा तो सिर्फ कितने बचेंगे? अब 5 पेयर एओर्टिक आर्च बचेंगे। 5 पेयर एओर्टिक आर्च से क्या होगा कि एक बेसिकली क्या है? 5 ही पेयर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलेगा। लेकिन अगर हम इफरेंट की बात करें तो इफरेंट क्या होता है? डबल हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली यहां पर 10 होना चाहिए लेकिन होता है 9, क्योंकि जो 5th गिल पाउचेस है वहां से सिर्फ एक ही इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो वेंट्रल एओर्टा है बाइफरकेट होके इनोमिनेट आर्टरी बनाती है जो फर्दर बाइफरकेट होके फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है? एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। तो ये आपको इलेस्मोब्रैंक के बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये बेसिकली क्या है, वही डायग्राम को हमने थोड़ा सा जूम किया है, तो इसको एक बार क्या है आप पीपीटी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टीलोस्ट की, ठीक है। अगर हम टीलोस्ट की बात करें यहाँ पे, तो टीलोस्ट फिश के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर ही एओर्टिक आर्च देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर एओर्टिक आर्च देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड आपका जो एओर्टिक आर्च है वो डिसअपियर हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। फर्स्ट पेयर को हम बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च और सेकंड पेयर को क्या बोलते हैं, हायोइड आर्च। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेयर जो एओर्टिक आर्च है वो डिसअपियर हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च ही बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कौन कौन से होंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है वो अपने आप को किस तौर पे रखते हैं, ब्रेंकियल आर्टरी के तौर पे रखते हैं। अब ये जो ब्रेंकियल आर्टरी है फर्दर डिवाइड होती है एफरेंट और इफरेंट। तो एफरेंट और इफरेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 4 पेयर आपको एफरेंट ब्रांच देखने को मिल जाएगा और 4 ही पेयर इफरेंट ब्रांच देखने को मिलेगा। एफरेंट क्या करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को गिल्स तक लेके जाने का काम करता है, और इफरेंट क्या करता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल एओर्टा तक लेके जाने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहां पर भी टीलोस्ट के अंदर भी जो आपका वेंट्रल एओर्टा है वो बाइफरकेट होता है फर्स्ट एंड सेकंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के अंदर, यहां पर ये बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, और यही सारे पॉइंट्स अगर आप पॉइंटर्स की फॉर्म में एग्जाम में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्या है, की हाइलाइट्स हैं जिनको आपको याद ही रखना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि इसको आप भूलें, ठीक है। इनको तो रटना ही रटना है, और इसको मैंने कोशिश किया है कि कितना सिंप्लीफाई किया जा सके आपके लिए, ठीक है। तो इसको फटाफट क्या है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी हमारा जो ग्रोथ है वो भी तेजी से हो, तो इसी तरीके से मैं वीडियोस और लाते रहूंगा। वीडियो में किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्नोइज की, ठीक है। अगर हम डिप्नोई की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जो फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट है, ठीक है। यूजुअली कितने स्लिट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 6 स्लिट्स होते हैं, 6 फेरिंजियल स्लिट्स होते हैं। लेकिन डिप्नोई के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट है वही आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो किस में रिड्यूस हो जाता है, स्पाइरिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पाइरिकल्स मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू एयर एंटर करता है। तो यहां पर क्या है कि जो फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट है वो रिड्यूस हो जाता है स्पाइरिकल में, जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन खो देता है, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट एब्सेंट होता है या रिड्यूस होता है तो उससे रिलेटेड जो एओर्टिक आर्च है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट है उससे रिलेटेड जो एओर्टिक आर्च होता है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड एओर्टिक आर्च होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड एओर्टिक आर्च किससे रिलेटेड होता है, फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट से रिलेटेड होता है। अब ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। हमारे नेक रीजन में बेसिकली क्या है, इस तरीके से फेरिंजियल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से फेरिंजियल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है। और फेरिंजियल स्लिट्स के आगे क्या होगा, यहां पर इस तरीके से वेंट्रल एओर्टा होगा, इसके पीछे डोर्सल एओर्टा होगा, और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से यहां पर एओर्टिक आर्च निकलता है। तो ये जो आपका फर्स्ट फेरिंजियल स्लिट है, इससे आपका क्या है, फर्स्ट एओर्टिक आर्च और सेकंड एओर्टिक आर्च एसोसिएटेड होता है। तो अगर ये डिसअपियर हो जाएगा तो ये दोनों एओर्टिक आर्च भी डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी मैंडिबुलर आर्च और हायोइड आर्च यहां पर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो फिर बचेगा क्या, फर्स्ट और सेकंड जब एब्सेंट हो गया तो फिर बचेगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, थर्ड से लेके 6 तक एओर्टिक आर्च बचता है, जो कि क्या है, फंक्शनल गिल्स को सप्लाई करेगा। यानी गिल्स को एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के तौर में डिवाइड होकर पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, फिर उसके बाद इफरेंट बन के क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल एओर्टा तक सप्लाई करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा, जो इफरेंट वेसल्स है, अब यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जब हम डिप्नोई की बात करते हैं, डिप्नोई के अंदर जो 6th एओर्टिक आर्च होता है, जनरली अगर सपोज करो मैं एओर्टिक आर्च बनाऊं इस तरीके से, ये मान लेते हैं वेंट्रल एओर्टा है, ठीक है। ये वेंट्रल एओर्टा हो गया, इसके जस्ट पीछे क्या है, इधर डोर्सल एओर्टा है। तो इस तरीके से यहां से एओर्टिक आर्च रखेंगे, तो यहां पे ये मान लेते हैं थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। सेम एज थर्ड, फोर्थ,
5th एंड 6th, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 6th वाला एओर्टिक आर्च है वहां पे इस तरीके से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बर्ड है आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करता है? पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना है कि डिप्नोई के अंदर जो 6th एओर्टिक आर्च है उसके अंदर इस तरीके से एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि पल्मोनरी आर्टरी को सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये इसका आप मान लेते हैं डोर्सल एओर्टा है, क्योंकि ये वाला क्या है? वेंट्रल एओर्टा है, तो ये हो जाएगा डोर्सल एओर्टा। तो अब यहां पर तो पल्मोनरी आर्टरी निकल गया। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जो 6th एओर्टिक आर्च का ये जो पार्ट बच जाता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डक्टस, इसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसस, इसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसस, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो इफरेंट वेसल्स होता है, ठीक है, इफरेंट वेसल्स किसका? 6th एओर्टिक आर्च का, ठीक है। वो क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा क्या है? वो डोर्सल एओर्टा से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? डक्टस एट्रियोसस के थ्रू। तो ये डोर्सल एओर्टा है और ये यहां पर क्या है? इसका इफरेंट ब्रांच है। तो इफरेंट ब्रांच इससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? डक्टस एट्रियोसस के थ्रू कनेक्ट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जनरली अगर हम बात करें कि जो अफ्रीकन लंग्स फिक्स होते हैं जिसको हम प्रोटोप्टेरस बोलते हैं, यहां पर क्या है? 3rd और 4th गिल्स भी एब्सेंट हो जाते हैं। तो 3rd और 4th गिल्स एब्सेंट होने की वजह से क्या है? वहां पे एओर्टिक आर्च भी एब्सेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है कि 3rd और 4th गिल तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो एओर्टिक आर्च होता है वो प्रेजेंट ही रहता है। तो ये डिफरेंस है जो आपको इसके बारे में याद रखना है। तो एक बार मैं डिप्नोई को फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डिप्नोई में क्या होता है कि फर्स्ट फेरेंजियल सिल्ट एब्सेंट होता है। फर्स्ट फेरेंजियल सिल्ट बेसिकली क्या है? रिड्यूस होकर स्पाइरिकल जब बनाता है तो उससे रिलेटेड जो एओर्टिक आर्च है वो गायब हो जाता है, यानी वो लॉस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट फेरेंजियल सिल्ट से आपका फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च रिलेटेड होता है। तो इसलिए क्या है? फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च, जिसको मैंडिबुलर और हायोइड आर्च बोलते हैं, ये खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो फिर बचेगा क्या? 3rd से लेके 6th एओर्टिक आर्च बचेगा। अब ये क्या है? यही सप्लाई करते हैं गिल्स को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो याद रखना है, जो स्पेशल कैरेक्टर है यहां पर, कि जो 6th एओर्टिक आर्च है उसका जो इफरेंट वेसल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो डोर्सल एओर्टा से कनेक्ट होता है थ्रू डक्टस एट्रियोसस, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और एक छोटा सा यहां पर पॉइंट है कि जो अफ्रीकन लंग फिश होते हैं जिसको हम जैसे प्रोटोप्टेरस बोल रहे हैं, वहां पे 3rd और 4th गिल्स भी एब्सेंट हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड भी एओर्टिक आर्च एब्सेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एओर्टिक आर्च एब्सेंट होता है बट गिल्स क्या हो जाते? एओर्टिक आर्च तो प्रेजेंट होता है बट गिल्स क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।